सुर है, एक रंग है, एक कदम अपना है तिरंगा, जान अपनी थाम के रखना। रंग बसंती एनडीए ये तराशे देश के हीरो यहाँ से सरफरोशी की मशाले हाथों में सुबह अमर रहे तेरा नाम, भारत माँ तुझे सलाम। अमर रहे तेरा नाम, भारत माता तुझे सलाम। जय हिंद। मेरा नाम है जीवेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा और एनडीए अड्डा 24/7 पर और अड्डा 24/7 के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो सभी का वेलकम है। मेरा नाम है जीवेश कुमार और मैं आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट में जनरल नॉलेज के सेक्शन को डील करने वाला हूं। तो सभी लोग कैसे हैं? नवाब गेमिंग, वंशिका शर्मा, संदीप सैनी, अनंत चौधरी, नितिन कुमार, आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। सो कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारी भारत की बेटियां, फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए गर्ल्स, लुक हाउ कॉन्फिडेंट दे आर। क्योंकि फौज में आंख से आंख मिलाकर देखना सिखाया जाता है, टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन लेना है तो दो चीज को फॉलो करना है। पहला, नंबर 1 सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2 डिसिप्लिन, और उसका आपके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। सो ग्रेट। चलो तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज का सेक्शन है और जनरल नॉलेज में आपका ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट आते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स भी आपका आता है। उतना नहीं आता है। मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन समटाइम्स पॉलिटी के भी 4 to 5 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक ही क्वेश्चन आया था। सो आप सभी लोग इस ग्रेट नेशन में कहां कहां से बिलोंग करते हैं? आई मीन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करें आप। यू बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ दिस ग्रेट नेशन? कहां कहां से हैं आप? जयपुर, रामपुर, ओके। बरेली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ओके। उड़ीसा, सुंदरगढ़, इंडिया। यस, इंडिया में हरियाणा, फरीदाबाद, राजस्थान, श्री गंगानगर, रेवाड़ी, रामपुर उत्तर प्रदेश, मथुरा, राधे राधे, हापुड़, अनंत चौधरी, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, झुंझुनू, लैंड ऑफ वॉरियर्स, राजस्थान, देवरिया, यूपी, वाओ, दिल्ली, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट, ये आपका पड़ता है शादरा के पास, जहां पे राइट्स हुए थे 2020 में। कुरुक्षेत्र, ओ पिल्लानी, नाइस। सो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन है और आपका जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो आपको डील करेंगे अतुल धीमान सर। उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है एसएसपी का, आपका जो डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में आफ्टर एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। मैं आपको ओवरऑल एक आइडियोलॉजिकल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंकिंग लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, आपको सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। 2008 के हिसाब से अगर देखा जाए, आप उसमें देखो ना, नोटिफिकेशन में डेट लिखी होगी, मेरे को अभी माइंड में स्किप हो रहा है, एक मैं कोशिश कर लेता हूँ आपका कि 2008 में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अभी मेरे को यूपीएससी ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा क्या है। रुक जाओ एक सेकेंड। एनडीए नोटिफिकेशन है ना, ये अभी आ गया मेरे ख्याल से। लास्ट डेट भी आपका अभी चल रही होगी। ये तो सी एनडीए का है ना यार। यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी, मैं सर का जो क्वेश्चन है ना वो आपको बता दूं एक बार। ये रहा ना एनडीए सेकेंड, इसमें आपका आ जाएगा। आपका 17/5 से आया है और लास्ट डेट आपकी कब है?
छः आज है भाई लास्ट डेट, तो फिलअप कर दीजिएगा। और मेरे को दिमाग से उतर गया था इसका डेट ऑफ बर्थ इसमें होना चाहिए, एज लिमिट। हाँ 1 जनवरी 2008 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ टू, तो 1 जनवरी, अगर आपका 1 जनवरी 2008 का हुआ तो आप एलिजिबल है, नहीं है तो नेक्स्ट वाला जो आपका अगले साल अप्रैल में होगा उसके लिए एलिजिबल होगे। ओके चलो, अब आपका जो है टेलीग्राम चैनल एक एनडीए 24/7 है, आप उसको ज्वाइन करते हैं। पर्सनली मैं कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता हूं क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन बनाता है। आप मेरे से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा डायरेक्ट, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। सो हम आज से जो सेक्शन शुरू करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी। अब ये इंडियन पॉलिटी क्या है, दरअसल इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अभी जरा क्लास पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को लास्ट में डील करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं पावर पॉइंट स्लाइड से भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से भी पढ़ाता हूँ। ये वाला ज्यादा है क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में जनवरी जुलाई अगस्त 3 मंथ का टाइम है, तो हम अच्छे से अपनी एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, ताकि आपका ह्यूमैनिटीज का जो एक भी क्वेश्चन आए वो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे, सभी आप कवर अप करें। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स भी मैं आपको टाइम टू टाइम कराऊंगा। सो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो आप लोगों से एक छोटा सा वर्ड मैं पूछता हूं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये संविधान क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं, क्या सोचते हैं आप। थोड़ा सा एक दो लाइन में, कॉन्स्टिट्यूशन जब वर्ड मैंने आपके सामने बोला तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया, क्या विचार आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सेट ऑफ रूल्स, ओके, फॉर डेमोक्रेसी, यस, हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनाइज द कंट्री, बिल्कुल। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। ओके, उस देश में जो भी कानून बनेंगे या जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गाइडलाइंस बताई होंगी कि सिटीजन के क्या राइट हैं और गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं, सिटीजन के राइट होते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या पावर है, सिटीजन के क्या राइट है, फिर आपके गवर्नमेंट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, इन सभी को हम डील करते हैं। अब कई बार ये जो अभी आज मैं सेक्शन डील करूंगा, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, और इस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा। जी नवाब सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो आपका यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में है, ऑफिशियल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है आप उसे लिख लीजिएगा, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब ऐसा नहीं है कि 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक हिस्ट्री है, और ध्यान रखिएगा ये आपका ना मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट माना जाता है। तो इससे जो अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हैं कि वो मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के लॉज भी हमें पढ़ने पड़ते हैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें, तो उसी चीज को इसी में भी कवर आपका हो जाएगा। 1950, 51 नहीं, 1950। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो फेसेस में पढ़ते हैं, या दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो है आपका, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। ओके, पहला पार्ट जो है आपका वो ये है कि दी रूल ऑफ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है। द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंकिता मैम पहले तो 1946 है मैम, और वो जो पार्ट है ना वो मेकिंग, अंकित सॉरी अंकित सर, वो पहले तो आपका 1946 का पार्ट है और उसको हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अभी हम मेकिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम उससे पहले की चीज पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है 1757 से 1857 तक था, ठीक है। हमें पता ही नहीं था 100 साल तक कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। जब हमें पता लगा तो हमने रिवोल्ट करा। अब जब रिवोल्ट होता है 1857 का, ठीक है, जब रिवोल्ट होता है 1857 का, तो सॉरी यहाँ पर 1757 नहीं होगा, 1773 होगा, ये मैं थोड़ा गलत लिख गया, 1773 एक, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ से शुरू होता है, अनऑफिशियली तो आपका बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो जाता है। फिर जब हमें पता लगा कि हम हम डिपेंडेंट है या हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने रिवोल्ट करा। जब रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुली हमारे इस 1857 के रिवोल्ट को क्रश कर देते हैं, और फिर इंडिया में शुरू होता दी ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है, दी ब्रिटिश क्राउन रूल, यानी भारत पर सीधा अंग्रेजी ताज का शासन शुरू हो जाता है। ये आपका 1858 से आपका टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 तक ये आपका रहा था, ठीक है, 1858 से 1947। तो इन दो पार्ट्स में हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किस पार्ट को डील करेंगे, दी रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेगा। नोट डाउन करते हुए क्या होगा कि अगर मैं पावर पॉइंट स्लाइड को यूज करता हूँ, ऑल्दो उसमें अच्छा रहता है कि आप, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपको वीडियो ही देख रहे हैं, तो मैं आप पीडीएफ ले लेगा, पीडीएफ तो खैर इसकी भी दूंगा, लेकिन जब आप साथ साथ नोट करते हो ना, तो क्या होता है, RRR। RR का मतलब है रीड राइट रिकॉल, यानी आपका पढ़ भी रहे हो, लर्न भी कर रहे हो, और आपको रिवाइज भी हो रहा है साथ साथ। तो इस वजह से ये मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ। फिर इसका फायदा आपको क्या होगा कि वो आपको आपके एग्जामिनेशन में बेनिफिट करेगा। सो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है, तो ये आपका इसमें आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है दी रूल ऑफ, देखिए मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, लेकिन हिंदी एनडीए में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भाई थोड़ा हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा हमें फोकस ज्यादा रखना होगा। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा। समझ नहीं आ रहा तो फिर सर एनडीए कैसे ज्वाइन करोगे? अगर इंग्लिश इतनी समझ नहीं आ रही तो कैसे करोगे एनडीए ज्वाइन? पहले दिन ही एसएसबी में आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, मैं बात सच बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर दोनों तरीके के बच्चे हैं, तो यहाँ पर इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन हर चीज हिंदी में करूंगा। जैसे आप इसको लिखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, सिंपल BEIC का शासन लिख लो। अब बार बार उसे हिंदी में लिखूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाता है, कोशिश, और जहां जरूरी होगा वहां डेफिनेटली हिंदी लिखता हूं मैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है ना, इसमें कुछ लॉज आए थे, ठीक है, जो 1773 से आपका 1857 तक आए। अब ये लॉज कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है नंबर 1, दी रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको हिंदी में दी रेगुलेटिंग अधिनियम या दी रेगुलेटिंग एक्ट भी आप लिख सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 सबसे पहला कानून ये आया था, ठीक है, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दरअसल क्या हुआ था, इससे पहले पीछे की कहानी आप समझिएगा। तो वो क्या है कि 1765 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बक्सर का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। ये लिखना हो तो लिख लीजिए क्योंकि इसे मैं मिटा दूंगा। इस बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ 3 शक्तियां थी, एक तो मुगल थे और एक अवध का नवाब था और एक बंगाल का नवाब था। ओके, तो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों को पराजित कर देती है। और फिर सॉरी, ये 1764 में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। इसके बाद ना इलाहाबाद संधि हुई थी एक 1765 में, इलाहाबाद ट्रीटी। इस इलाहाबाद संधि में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाते हैं, दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार का मतलब है कि जो बंगाल रीजन था उस समय 1765 में, उस समय जो बंगाल का रीजन था उसमें आज का पूरा बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इतना बड़ा ये बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, ये सारा उसमें इंक्लूड होता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से केवल टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता कि वो केवल टैक्स कलेक्ट करेगी। बाकी वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी वहां का जो प्रशासन है, वो कौन करेंगे, वो वहां के लोकल जो राजा हैं या जो वहां के लोकल जो रूलर्स हैं वो करेंगे। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं दोहरी व्यवस्था या दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी प्रणाली या डुअल सिस्टम इसको बोला जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस तरीके से खूब सारा धन कमा रही थी। उधर इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ये हमसे लाइसेंस लेके इंडिया में व्यापार करने गए हैं और वहां पर इन्होंने अपना एक कंट्रोल स्टेब्लिश किया कर लिया है। तो अब हमें ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ठीक है, इसके बारे में लिखेगा, यह अधिनियम, देखो एक्ट को हिंदी में हम अधिनियम बोलते हैं, यह अधिनियम ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में प्रथम हस्तक्षेप था, हस्तक्षेप मैंने शायद गलत लिख गया। इसी पॉइंट को अगर आप इंग्लिश में लिख ले, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट by the British Parliament. It was the first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो कंपनी के मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा पहला हस्तक्षेप था। अब यहां पर थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, ये आज से ही सेशन शुरू हुआ है। नहीं 5 बच्चा नहीं है क्लास में, 32 बच्चा है। आप में से देखो जय हिंद बोलो, अभी पता लग जाएगा। और देखो थोड़ा ना मैं बहुत फोकस होकर पढ़ाता हूँ और उल जलूल क्वेश्चन मत करना। मैं थोड़ा मेरी बुद्धि ना सर की हुई, आपको लग रहा होगा मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, ठीक है। अगर क्लास के इधर उधर ज्यादा ज्ञान वाली बात होती है ना, मैं क्लास से उसे बाहर भी करवा देता हूँ, दोबारा क्लास नहीं करना देता। तो मेरे साथ ना बहुत ही, मैं आपको सम्मान से बात करूंगा, आप मेरे से सम्मान से बात करेगा और क्लास का सम्मान बना के रखिएगा, बस और कुछ नहीं। ये देख लीजिए, जिसे लग रहा था कि यहाँ पे केवल 5 ही बच्चा है, वो आपके उसमें दिखाई दे रहा होगा, अब आपको पता लग रहा होगा। 36 इसमें अभी हमारे जो है ना, ज्यादा एडमिशन नहीं करते, 50 स्टूडेंट का एक बैच होता है। क्योंकि आप एक बार कोशिश सोचो, अगर 100 बच्चा है 150 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर 30 बच्चों को भी कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करेंगे, तो टीचर तो उस कमेंट को ही डील करता रह जाएगा, समझ आ गए। तो इस वजह से हम जो है ना 50 बच्चों का ही एक बैच बनाते हैं, जिसमें अभी आपका इसमें मेरे ख्याल से 50 या 60 एडमिशन है। तो एक ऑप्टिमम होता है, इसमें बच्चों के साथ ना अच्छा इंटरेक्शन होता है, बच्चों की बात समझ पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या था, देखो 1764 में आपका क्या शुरू हुआ था, ये लिख लेना आप यहाँ पे, ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर बैटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और बक्सर बैटल के बाद जब
हार गए मुगल, तो आपकी क्या होती है, इलाहाबाद ट्रीटी होती है, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद आपका इनको 1765 से, ठीक है, 1772 तक इनको क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट। दीवानी, तेरी दीवानी वाला दीवानी नहीं है दरअसल। जमीन देखो, दो प्रकार के आपने कानून सुने होंगे, आपराधिक कानून को बोलते हैं फौजदारी, ठीक है, और जो जमीन से संबंधी होते हैं उसे दीवानी, उर्दू का शब्द है ये, वो तेरी दीवानी वाला दीवानी नहीं है, ठीक है। तो दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। और इस दीवानी राइट्स में क्या था कि पूरे बंगाल प्रोविंस में, देखो आ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, INDIA, इंडिया मैप 1773, ठीक है, इंडिया मैप 1773 का इंडिया का मैप ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो इधर आपको है ये पूरा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था, ये वाला, ये ग्रे वाला जो एरिया है ये पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, क्योंकि अवध के नवाब को हरा दिया था, बंगाल के नवाब को हरा दिया था, ठीक है। और ये सारा जो रीजन है ना यहाँ तक, ये मद्रास उन्होंने खरीदा था, और ये बंबई उन्हें, प्रेसिडेंसी आपने पढ़ी होगी ना, बंबई उन्हें दहेज में मिला था। तो इस रीजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था, केवल टैक्स कलेक्ट करना, बाकी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोकल रूलर्स। तो इस दीवानी राइट से क्या हुआ, 1765 से 1772 तक आपका क्या चला, दोहरी, भाई राइटिंग समझ आ रही है, बस ये बता दीजिएगा, दोहरी प्रणाली या डुअल सिस्टम आपका इंडिया में स्टार्ट हुआ। अब इससे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम एकदम से बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की इनकम एकदम से बहुत बढ़ जाती है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अगर आपके पास सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो तो भाई एक बताओ, आप उसको खुला छोड़ोगे या उसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके पास सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसे आप खुला छोड़ोगे या उसे कंट्रोल करोगे? क्या करोगे? ये आपकी बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, ये आपका बहुत ही हैंडसम आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप उस पर ध्यान रखोगे ना, शक करोगे ना, उसे शक करोगे ना, कंट्रोल करोगे ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको कंट्रोल करना शुरू करा, तो इसी वजह से ये पहला हस्तक्षेप था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा एक और पॉइंट, इस विधि, देखो कानून तो उर्दू का शब्द है, हिंदी में कानून को विधि बोला जाता है, ठीक है, ये किसी लड़की का नाम मत समझिएगा, ठीक है। इस विधि द्वारा भारत में, इस विधि द्वारा भारत में दोहरी प्रणाली को समाप्त किया गया, ठीक है, समाप्त किया गया था, ठीक है। यानी डुअल सिस्टम जो आपका इलाहाबाद ट्रीटी से शुरू हुआ था, डुअल सिस्टम, ओके, डुअल सिस्टम was abolished by this act. डुअल सिस्टम was abolished by this act. इस कानून के द्वारा भारत में दोहरा शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, ठीक है। अब इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अब आगे मूव करें। अगर नोट डाउन कर, वैसे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा यहाँ पे पीडीएफ, और ऐसी भी बात नहीं है कि आपने बैच ले लिया तो बस अब ले लिया, अब टीचर कुछ भी करे, पढ़ाए या ना पढ़ाए कोई फर्क नहीं, आपके पास अधिकार है। सभी लोग पीडीएफ के लिए और क्वेश्चंस के लिए लास्ट तक क्लास में रुके, क्योंकि वो लास्ट के मैं 5 मिनट में देता हूँ पीडीएफ। और ये दूसरी चीज, जब हम क्लास अटेंड करते हैं सभी फैकल्टी, ये एनडीए की पहली क्लास है, मतलब मेरे से पहले कोई और सब्जेक्ट की हो चुकी है एनडीए की क्लास, या ये आपकी मतलब सभी सब्जेक्ट में सबसे पहले मेरी ही क्लास है? तो अगर आपको नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इस क्लास के एंड में ना एक फीडबैक फॉर्म आता है, उस फीडबैक फॉर्म को भरना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, उस फीडबैक को भरना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क ही उसी बेसिस पे होती है और उन्हीं बच्चों की बात सुनी जाती है जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इस फीडबैक फॉर्म में 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार दे जाते हैं। अगर आपको फैकल्टी ने बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनी, आपकी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, तो 1 दो। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो 5 दो, और एवरेज है तो 3 दे सकते हो, वो आपके उस पर। इसी तरीके से उन्होंने कैसे मटेरियल को आपको दिया, कंटेंट कैसा दिया, ठीक है, वो आपके दिमाग में कितना समझ आया। तो कंटेंट को रेटिंग होती है 1 से लेके 5 तक। 1 बेकार, 5 बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद तीसरा जो होता है वो एक इस इंटरफेस का होता है कि मेरी जिस मीडियम से, जिस माध्यम से मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच रही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं हो रहा। कई बार होता है ना, आवाज मिसमैच हो जाती है कि मैं लिख रहा हूँ आवाज बाद में आ रही है, क्लैरिटी है, ब्लर नहीं है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। ओके, हाँ, अच्छा, शेड्यूल चाहिए क्लास का, तो शेड्यूल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, जरा पहले डाउनलोड, और ऐसे ही मैं पीडीएफ भी आपको दूंगा। रुक जाओ, ये लो। ठीक है, ये आप लोगों के पास पीडीएफ ऐसे, अंकित शर्मा ऐसे होगा, ऐसे पीडीएफ ओपन करोगे। ओके, हाँ, मतलब आपको जो पीडीएफ है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ तो मिलेगा ही आपको अपना, लेकिन ऐप के थ्रू ना आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐप के थ्रू आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन, अब किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, 10th क्लास में सबने एसएसटी पढ़ी है, तो ये बताओ, प्रेसिडेंसी वर्ड आपने सुना होगा, प्रेसिडेंसी, कभी सुना है ये वर्ड प्रेसिडेंसी? हाँ सुना है। देखो, प्रेसिडेंसी क्या थे, जो ये अंग्रेज थे ना, देखो इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों के साथ इनकी इनके एक राजकुमार का विवाह हुआ था। तो ये जो बम्बई प्रोविंस था वो पुर्तगालियों ने इनको दहेज में दे दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को ये दहेज में दे दिया था। ठीक है, मद्रास जो था, मद्रास में क्या था ना, यहाँ के एक नवाब से अंग्रेजों ने मद्रास को खरीद लिया था। यहाँ पर मद्रास को खरीद लिया था। और जो कलकत्ता, कलकत्ता का नाम तो ऐसे पड़ा है, जॉब चौर्नॉक था दरअसल। उसने जो यहाँ पर क्या है ना, हुगली नदी है, हुगली नदी, ये इंडिया में हुगली नदी क्या है, एक रिवर पोर्ट है, यानी वो नदी ऐसे काफी ब्रॉड होके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो उस समय ट्रांसपोर्ट के लिए वो अंग्रेजों को बहुत सूट करता, तो अंग्रेजों ने 3 गांव खरीदे थे। ओके, उसका नाम था सुन्नाताती, कालीनाता और चंद्रनगर। और इस सुन्नाताती, कालीनाता, चंद्रनगर पे आपका कलकत्ता शहर, जॉब चौर्नॉक एक बार उस जगह को देखने आया, तो उसने किसान से पूछा ये कौन सी जगह है। अब किसान को अंग्रेजी कहाँ आती थी, उसे लगा ये पूछ रहा है धान कब काटा, उसने कह दिया कल काटा, मतलब कल काटा था मैंने, तब से उस जगह का नाम कलकत्ता पड़ गया। ओके, तो ये आपकी क्या होती थी, 3 प्रेसिडेंसी होती थी। ठीक है भाई दोस्तों, ये आपकी क्या होती थी, 3 प्रेसिडेंसी। ये आपका बॉम्बे, और ये आपका मद्रास, और ये आपका कलकत्ता। ठीक है, अब इनका क्या होता था, हर एक प्रेसिडेंसी का एक सबसे हेड होता था, जिसको हम बोलते थे गवर्नर, हम इसे बोलते थे। ठीक है, हर एक का क्या होता था, गवर्नर होता था, हर एक का गवर्नर। अगर कोई चीज ना समझ आना तो मेरे को बताना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था,
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करा, कह रहा यार ना यहाँ पर ना सेंट्रलाइज किया जाए, यानी केंद्रीकृत किया जाए, पावर्स को ना सेंट्रलाइज किया गया चाहिए, एक यूनिट में वो काम कर सके। जैसे आर्मी में जनरल होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, फिर मेजर जनरल होते हैं, फिर आपका ब्रिगेडियर होता है, ठीक है। ब्रिगेडियर के बाद आपका कर्नल होता है, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपका मेजर होता है, मेजर के नीचे कैप्टन होता है, कैप्टन के नीचे लेफ्टिनेंट होता है, फिर सूबेदार मेजर होता है, फिर सूबेदार होता है, फिर नायक, लांस नायक होता है, फिर हवलदार होता है, देन आपका सिपाही होता है। तो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है ना, आर्मी में भी इसी तरीके से, एयरफोर्स में भी होता है, इसी तरीके से नेवी में भी होता है। ओके, तो क्या हुआ कि ये जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, इसको अपग्रेड कर दिया गया, यानी इसको क्या बना दिया गया, हायर प्रेसिडेंसी है, सुप्रीम बना दिया। और ये जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, वो कलकत्ता प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट हो गई, यानी उसके अधीन हो गई। तो ये जो गवर्नर की पोस्ट थी कलकत्ता के, इसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, इसको अपग्रेड करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बताओ इतनी बात समझ में आई जो मैंने कहानी बताई थी आपको। पीडीएफ दोबारा ले लेना, कौन से खेत की मूली है, कौन सा कुंभ का मेला है जो एक बार दी दोबारा नहीं आएगी, दोबारा आ जाएगी। ये समझ आई आपको बात जो मैंने बताई। देखो पीडीएफ के चक्कर में मेन चीज भूल गए आप, पीडीएफ दे दूंगा मैं सर, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को, बताइए। हाँ जी, गोलू, गोला, खुशबू गोला, सॉरी गोलू। तो ये तीसरा पॉइंट है, क्योंकि पहले दो पॉइंट मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, वो अलग बात है, मैंने वहां पॉइंट मत, हाँ हाँ। तो लिखेगा इस कानून के तहत, मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है, ये देखो ये उर्दू में लिखा है, इस कानून, मतलब बोल रहा हूं उर्दू, उर्दू वैसे लिखे, इस कानून के तहत कलकत्ता की प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च बना दिया गया और बंबई एवं मद्रास, बंबई एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी इसके अधीन आ गई, ठीक है। और बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी इसके अधीन आ गई। इसी पॉइंट के बाय दिस एक्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा became supreme and by this act the presidency of Calcutta became supreme and the presidency of Bombay and Madras, the presidency of Bombay and Madras were subordinate to it, were subordinate to it। और जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो सबऑर्डिनेट हो गई थी। अब मैं अगला पॉइंट अंग्रेजी में ही लिखूंगा, ओके, उसको आप। तो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था,
अब अगर यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर, पहले तो इनका जो पॉलिटिकल स्टेटस होता था वो एक होता था, ठीक है, हाँ, ओके। और अब क्या हो गया, जब कलकत्ता की प्रेसिडेंसी सुप्रीम हो गई तो आपका, हाँ, केला खाना चाहिए, केला, मैं हनुमान जी का तो भक्त हूँ। केला इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हम बोलते रहते हैं ना तो एनर्जी रहती है। थैंक यू मेरे को याद दिलाने के लिए। हम्म। तो ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, इसको अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड करके क्या बन गया है ये, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि कलकत्ता की प्रेसिडेंसी अब सुप्रीम थी ना, तो अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल था जो बंगाल का, उसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का। अगर क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ओके, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। टीका नहीं देख रहे हनुमान जी का, ओके। अच्छा, बोरियत वाली क्लास तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं पका रहा हूं बैठ के। देखो, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन क्या करें, ये हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं ना तो थोड़ा सा मोनोटोनस, थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। ठीक है, ये लिख लिया होगा। अब एक और चीज है, ये बताओ, डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? ओके, ये बताओ, डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ नाम तो सुना होगा आपने। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? चलो, राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैं अब कोशिश रखूंगा। थोड़ा मैंने पतला फॉन्ट ले लिया, इस वजह से हो रहा है। ये मैं बोल देता हूँ, इसी इसी आगे से राइटिंग का दिक्कत नहीं होगी। बाय दिस एक्ट प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता became supreme and presidency of Bombay and Madras were subordinate to it। एक्चुअली आप मोबाइल में देख रहे होंगे ना तो इस वजह से समझ नहीं आया होगा। अच्छा, ओके। गवर्नर का नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सौरभ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ बिल्कुल, डीवाई चंद्रचूड़ जो है भारत के 51st यानी 51 में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो कभी सोचा है सुप्रीम कोर्ट कब बना था? पहले सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के द्वारा, यानी ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोल रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में बनाया गया था। 1935 में उस सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली लाया गया था, क्योंकि 1911 में जो इंडिया की कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। ओके, चलो, तो यहाँ पे लिखेगा फोर्थ पॉइंट। थोड़ा इसको, एक बच्चा कह रहा है ना राइटिंग समझ नहीं आ रही, रुक जाओ, ये थोड़ा मोटा लूंगा ना तो तब सही है। तो लिखेगा, इस अधिनियम द्वारा भारत, ओ सॉरी, इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता, अरे कलकत्ता ऐसे ही लिखेंगे, कलकत्ता। अच्छा, एकता और लगता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। देखो, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनडीए के लिए आपको अंग्रेजी करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बाय दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट was established।
ठीक है, स्टैब्लिश्ड इन कैलकटा। इस कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन से साल में? 1774 में। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 1774 में बना था, लेकिन कानून कौन से कानून के द्वारा बना था? आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था। अच्छा, अभी जैसे डी वाई चंद्रचूड़ आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट के भी तो चीफ जस्टिस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, अब ये नाम तो आप अंग्रेजी में लिख सकते होंगे, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, बिल्कुल एनडीए का पेपर हिंदी इंग्लिश में आता है, बिल्कुल। लेकिन अंग्रेज भारत को लूट के बहुत गए, लेकिन भारत को दे के भी बहुत कुछ गए। उसमें से एक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। इसमें जो ऑफिसर रैंक की जो एंट्री होती है ना, तो वो भी अभी कॉलोनियल पीरियड पे चलता है। आप किसी भी एनडीए का आप इंटरव्यू देखिएगा एकेडमिक्स का, ओके, एनडीए एकेडमी का, तो आप वहां पर आपको पता लग जाएगा। तभी तो मैंने डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ कहा है। सेल्फ बिलीफ एक्चुअली क्या है? आप एक लैंग्वेज आपको आती है, आपको हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो आपका सेल्फ बिलीफ डामाडोल हो जाएगा। आपको दोनों लैंग्वेज पर कंट्रोल, क्योंकि जवानों के साथ तो अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, वहां तो हिंदी में बात करने होंगे, तो हिंदी भी आनी चाहिए। इवन अगर आपको मद्रास एरिया में मद्रासी भी सीखनी पड़ती है, नेपाली भी सीख, गुरखाली भी, सारी भाषा, क्योंकि इंडियन आर्मी इज यूनिक। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आप कमीशन हो गया, अपने ट्रेनिंग करते हैं। जो जवान है वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो आपके अंदर क्वालिटी को देख नहीं लेते। तो वो क्वालिटी कैसे आएगी कि आप उनको लीड कर सकते हो? जब तक आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहला वर्ड बोला कि अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कौन सी बड़ी बात है, सीखोगे ना। ये थ्रू आउट एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और कई बार मैं मजाक में बोलता हूँ कि भाई, अगर आप किसी ब्यूटीफुल गर्ल को प्रपोज करने जाओगे तो वहां जाकर थोड़ी बोलोगे, हे प्रियतमा, मैं तुमसे बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूँ। वो कहेगी, है क्या कह रहा है तू? तो वहां पर भी तो मतलब प्रैक्टिकल चीज और थ्योरेटिकल चीज, इस चीज को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। खैर, तो ये आप लोगों ने से नोट देना। ओके, हाँ, यहाँ पे एसएसबी की भी होगी, लेकिन अभी पहले एग्जाम की बात करते हैं, उसके बाद हम एसएसबी की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंट है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ, अपना प्रेजेंट अच्छा करें, ऑटोमेटिकली फ्यूचर अच्छा होगा। जो आप है, हम आधा से ज्यादा टाइम ये सोचने में लगा देते हैं कि कल हमारा जो अच्छा होगा, कल हम कुछ अनोखा करेंगे, लेकिन होता नहीं है। जो हमारा आज है वो कल कल था। कल हम सोच रहे थे कल अच्छा होगा, तो आपको क्या करना है? आपको आज से अपना अच्छा करना। आप नहीं जानते इंग्लिश, आज से सोचो। आपको नहीं आती जी के, आज से सोच लो कि आज से मैं करूंगा, तो आप उसे कर सकते हो। ओके, आवाज में किसी को दिक्कत आ रही है? ऑडियो वीडियो सही है? आवाज अटक अटक के आ रही है तो अगर आवाज अटक अटक के आए या कुछ आपका स्क्रीन रुक रुक के आए, अगर एक बच्चे को हो रही है ना, तो वो उसका नेटवर्क इशू होता है। ओके, वो उसका नेटवर्क इशू होता है। और अगर सबको आ रही है तो फिर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। क्या सभी को आवाज अटक अटक के आ रही है? मतलब ग्लिच हो रहा है आवाज में क्या? तो बता दीजिएगा। चलो, अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा। अब जैसे कि, हाँ, तो फिर उनका वो सर का नेटवर्क इशू है। ओके, हम्म, ओके, वो उनका फिर वो नेटवर्क इशू है। हाँ, बिल्कुल, वो उनका नेट। अब एक चीज बताओ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हम इस एक्ट के थ्रू क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। किस पे कंट्रोल करेंगे?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो कंट्रोल कैसे किया गया कि एक तो उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी, और एक उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। एक उन्होंने क्या कहा, अ, बंगाल बंगाल के बंगाल के गवर्नर जनरल जनरल की सहायता सहायता हेतु सहायता सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके सदस्य ब्रिटिश ठीक है ब्रिटिश संसद से चयनित होकर आते थे, जिसके सदस्य ब्रिटिश संसद से चयनित होकर आते थे। तभी तो कंट्रोल करते। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कुछ कर देता तो फिर ये जो 4 सदस्य थे, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं आओ बहन चुगली करें, यानी यहाँ की बात वहां पहुंचा देते। ओके, स्क्रीन छोटा हो गया मोबाइल का। अब सर ये तो मैं मतलब इसमें मैं कैसे कर, कोई हेल्प कर सकता तो बता दीजिए, ये मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज है। तो लिखे, ये तो इनके मोबाइल की है, हेल्प करो यार, ठीक है, बी ए जेंटलमैन। तो लिखेगा दिस एक्ट established a 4 members executive council to assist गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया GGB। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस एक्ट एस्टेब्लिश ए 4 members एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल whose members okay were selected whose member were selected from ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, जिसके सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट से चयनित होके आता है। ठीक है, जिसके सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट से चयनित होके आता है। कल जब हम क्लास करेंगे, ठीक है, तो कल मैं आपको ना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। सबने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली सबसे पहले लेक्चर शेड्यूल की? ये बताओ, क्या आप सभी लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया लेक्चर शेड्यूल वाले को? ठीक है, एक बार मैं दोबारा भेज देता हूं। हाँ, दोबारा समझा रहा हूँ, एक सेकंड। ये आप जरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लो। ये आपका कौन सी क्लास कब है, क्या टॉपिक होगा, वो चीज है। अब आपका पॉइंट ये मैं बता देता हूं। देखो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बना देती तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर अपना कंट्रोल रखती इंडिया में, तो वो 4 अपने मेंबर सिलेक्ट करके भेजती थी गवर्नर जनरल काउंसिल पे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी एक तरीके का ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने पर। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा काम करती जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन के अगेंस्ट होता, तो उसकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाती, तो तभी तो कंट्रोल होता।
अब आ गई समझ अंकित शर्मा, ये पॉइंट आ गया बस समझ में। आदित्य राज मैंने भेजा तो है सर, कितनी बार तो भेज दिया मैंने पॉइंट। अब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट अभी मैं समझा रहा हूं, वो कल हम इसको यहां से डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? क्या वो रूल करने आए थे? क्या वो रूल करने आए थे? नहीं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आए थे। लेकिन इंडिया में जब उन्होंने देखा मुगल एम्पायर वीक हो गया, ओके, मुगल एम्पायर, अरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताया तो सौरभ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने बस, और कुछ नहीं। तो जब वो मुगल एम्पायर वीक हो गया, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, वो आपस में लड़ने लगे, ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। तो यहाँ पर वो आपका मिलिट्री पावर भी यूज करने लगी, क्योंकि सबसे पहली ऑर्गेनाइज सेना तो इन्होंने ही बनाई थी, मॉडर्नाइज। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से पहले आपका दो काम करने लगी थी, व्यापार भी करती थी और मिलिट्री भी करती थी। अब आगे की कंडीशन हम कल करेंगे, इसको मैं समझिएगा यहाँ पर दो पार्ट। ओके, अब आप पीडीएफ ले लीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। और कल मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है, ये मैंने इधर दे, कमेंट सेक्शन में देखो, इस पे व्यू करा करो, ठीक है। इस पे जब व्यू करोगे ना, तो ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। हो गई डाउनलोड? हो गई डाउनलोड? ठीक है, तो मिलते हैं कल, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा क्लास का, उसे आप फिल जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं एग्जैक्ट 12 o'clock। बाय बाय।